कर लोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे। यार ये जरा जल्दी जल्दी से देखेंगे, ये पेपर में सवाल काफी टाइम से नहीं आया मगर आ सकता है। अच्छा, इस स्केच को देख लें, ये स्केच समझ आ जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। या चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ये प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, मैंने कहा था बीएफडी के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पे पूरा बीएफडी घूम रहा है। देखिएगा प्लीज। शाफे, मैंने कहा ना एपीपी के अंदर बात करते हैं बीटा डेड की ना, थोड़ी सी। सेम इंडस्ट्री में न्यू वैग निकालना है तो कोई मसला नहीं है, क्या इशू है। अच्छा, एक सवाल बस छोटा सा है कि अगर इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही तो क्या रीगियर अनगियर करेंगे? अगर इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही तो क्या अनगियर रीगियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल का जवाब दें, छोटा सा सवाल है, इसका जवाब दे दें यस और नो। जल्दी जल्दी देंगे यस और नो में जवाब। जल्दी जल्दी यस और नो में हर बंदा जवाब दे। अगर इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, मैं सेम इंडस्ट्री में पैसे लगा रहा हूं, क्या मुझे अनगियर रीगियर करना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आफ्ताब आपने। ईशान, आपने बहुत अच्छी बात की। मोहम्मद शेख, बहुत अच्छी बात की आपने। ये थियोरेटिकल सवाल आएगा तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात की आरिज आपने, बहुत अच्छी बात की। हसनैन शकील, बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं, बाकी लोग जो है ना वो जज्बात में आ गए हैं जी, वन साइडेड जवाब दे रहे हैं। जज्बात में आ गए हैं बाकी लोग। बहुत अच्छी बात की समर ने। देखें, इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही बट अगर गियरिंग चेंज हो रही है ना, तो भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अनगियर रीगियर करना पड़ेगा। देखें, ये बात ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह लें, डेट स्ट्रक्चर कह लें, गियरिंग कह लें, डेट इक्विटी रेशियो कह लें, बिल्कुल फाइनेंशियल रिस्क कह लें, अगर वो चेंज होगा तो हाँ, अगर दोनों चेंज नहीं हो रहे बात सही है, बट अगर गियरिंग चेंज हो रही है, यानी कि गियरिंग हिल रही है, फिर जाहिर सी बात है आपको अनगियर करना पड़ेगा, ताकि आप उसको पहले गियरिंग से पाक करें। लेट से गियरिंग पहले 50 थी और अब 70 हो गई है। मैं 70 बहुत ज्यादा होती है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो उस केस में भी फिर अनगियर रीगियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर इंडस्ट्री चेंज हो रही, फिर क्यों अनगियर रीगियर किया? भाई देखें, मैंने इसीलिए पहले बता दिया आपको कि दो रिस्क होते हैं। ये ना इक्विटी बीटा के अंदर दो रिस्क होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ना। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इक्विटी बीटा के अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी होता है और इंडस्ट्री रिस्क भी होता है। तो इंडस्ट्री अगर सेम भी है और अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर अनगियर रीगियर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, जल्दी से बात करते हैं। कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। मुझे एक बात बताएं, डिस्काउंट फैक्टर कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना अच्छी बात है? बस जल्दी से बता दें, डिस्काउंट फैक्टर कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना अच्छी बात है? डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर कम होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दुनिया में इसीलिए अब आप इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला एग्री करें, बहुत मुश्किल फॉर्मूला तो नहीं है। कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे वैक से, ये मर्जर इक्वेशन में भी बात आएगी, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वैक कम कैसे होगा? वैक कम कैसे होगा? अगर ये सवाल आता है तो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि वैक कम हो जाएगा जब आप डेट बढ़ाएंगे। लेकिन बात समझिएगा, ये अगेन अब टाइम नहीं है मगर मैं फिगर के साथ एक्सप्लेन करता। लेकिन कई, आपको ये बात पता है कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस में ही बात होती है। मोर रिस्क है तो कई एक्सपेंसिव होता है, शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रहा है ना यार। को मिटिगेट करने के, कंपनसेट करने के लिए, ज्यादा रिस्क को कंपनसेट करने के लिए मैं रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है। और डेट जो है वो लेस रिस्की होता है, तो इसीलिए केडी जो है वो क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, चीप होता है। तो अब आप क्या करते हो, जब शुरू में जैसे मैं फिगर से अभी एक्सप्लेन करता रहता हूँ जब नॉर्मल लेक्चर होते हैं, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा होता है, गेयरिंग बढ़ रहा होता है, मिलावट हो रही होती है, सस्ते कैपिटल की मिलावट हो रही होती है, तो हमारा वैग गिरता है मगर एक पॉइंट तक। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट तक होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर गियरिंग बहुत बढ़ गई, लेट से गियरिंग 60% हो गई, 60% इज वेरी बिग फिगर। अब बाद में जब गियरिंग बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि डेट होल्डर का रिस्क भी बढ़ जाता है, केडी वाले का भी रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल, तो वैग शूट करना शुरू करते थे। तो आप, सवाल का जवाब है क्या वैग डिक्रीज कर सकते हैं? यस, यस। मगर मसला ये है कि यहां तक डिक्रीज कर सकते हैं, अप टू सर्टेन लेवल। वैग कैन बी डिक्रीज अप टू सर्टेन लेवल, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एमएम आता है। एमएम क्या कहते हैं? एमएम कहते हैं, बाद में देखे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम केडी बनना लग गया, केडी वाला बंदा ही बोलता है मुझे बहुत रिस्क है। ठीक है, क्योंकि जैसे, अच्छा, डेट वालों का रिस्क कम होता है क्योंकि वो सिक्योर्ड होते हैं, इंटरेस्ट हर हाल में देना होता है, ये सारी बातें मैं अभी नहीं करूंगा। तो एमएम कहता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता विदाउट टैक्स। तीन थ्योरीज है इस पूरे टॉपिक में, मेन मेन। वैसे तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी है, मगर जो मेन थ्योरीज है वो है ट्रेडिशनल, जो कहता है कि वैग पहले गिरेगा फिर बढ़ जाएगा।
प्याला बनेगा, प्याला। दूसरी होती है एमएम विदाउट टैक्स। ये क्या कहती है? ये कहती है भाई के नो चेंज इन वैक ड्यू टू डेट एंड और इक्विटी। वो कहते हैं भाई कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि वैक हमेशा सेम रहेगा, चाहे डेट कुछ भी हो जाए। हाँ, दूसरे फैक्टर से हो सकता है, मगर डेट इक्विटी की वजह से नहीं होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी भी सेम रहेगी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि शुरू में जब वैक गिरेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, फिर बाद में मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वैक बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी ना। सही है। अच्छा, अब आसिफ चंदा, मैं यहाँ पे 540 पे ही रोक सकूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 545 पे है। अच्छा, एक आता है फिर एमएम विद विद टैक्स। ये क्या कहता है? जो फिर एपीवी में जाके कनेक्ट हो रहा है, ये कहता है कि नहीं, टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। टैक्स शील्ड का मतलब है टैक्स सेविंग ड्यू टू डेब्ट, जिसे हम प्यार से डीटी बोलते हैं। याद है डीटी? ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं यार, वैक जो है ना वो क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैक गिरता रहेगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है वो बढ़ती रहेगी। देख रहे हैं, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैक डिक्लाइन करता रहेगा। ठीक है जी। ये एमएम विद टैक्स है। ये देख रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे गेयरिंग बढ़ी है वैक गिर रहा है, वैक गिर रहा है, और मार्केट वैल्यू कंपनी बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये सारी इसकी कहानी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बहुत मजेदार है। ये कहती है जी पहले आप अपनी रिटेन अर्निंग इस्तेमाल करो, पाकिस्तानी अप्रोच, कि पहले अपने पैसे इस्तेमाल कर लो ना यार, कर्जा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं लोग की कोशिश होती है पहले अपना पैसा लगाया जाए। पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में उल्टा है, बाहर के मुल्कों में वो कहते हैं नहीं यार पहले लोन ले लेते हैं, अपने पैसे डालने छोड़ेंगे तो आखिर में डाल लेंगे। ठीक है, मगर बाहर ऐसा नहीं है। तो सॉरी, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में यूजुअली लोग कहते हैं नहीं यार अपने पैसे डाल दो, फिर स्ट्रेट डेट ले लेते हैं, नॉर्मल डेट, फिर कन्वर्टेबल डेट लेते हैं जो शेयर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इन्होंने बनाई हुई अपनी। अच्छा, ये मेन चीज पे आ जाते हैं, फॉर्मूले। एग्जाम्पल वगैरह है, अगेन अभी टाइम नहीं, एग्जाम्पल आपको मैंने कहा सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमएम के कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला है, वैक ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैक ऑफ अनगियर्ड, वैल्यू ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड, के ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू के ऑफ अनगियर्ड प्लस डी इंटू ई प्लस डी अपॉन ई इंटू के यू माइनस के डी। तो ये भी के निकालने का फॉर्मूला है। आपको याद है के निकालने के दो फॉर्मूले मैंने सिखाए थे? एक वो था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला, उसमें हम रीफ्रेश करके के निकालते हैं, और एक सीएपीएम वाला था। तो ये दो फॉर्मूले और आ गए के निकाल। मगर इनमें मसला है क्या? इनका मसला क्या है? इन फॉर्मूलों का मसला ये है कि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ बहुत कान खुल के बात सुननी है आपने, सिर्फ और सिर्फ ये पेपर में उस वक्त यूज होंगे जब वो बोलेगा एमएम यूज हो रहा है। अगर एमएम की बातें नहीं कर रहा तो ये फॉर्मूले इरेलीवेंट हो गए। पेपर में बच्चे गलती ये करते हैं कि जब कुछ नहीं मिलता तो वो उल्टे सीधे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, एमएम का फॉर्मूला जब लगेगा तब वो बोलेगा ना यार। अच्छा, एक और बात पे, एमएम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एमएम की कुछ अजम्पशंस होती हैं। एमएम की अजम्पशंस क्या है? 100% पे आउट रेशियो, जो कि प्रैक्टिकली मुश्किल होता है कि एक रुपया भी रिटेन नहीं होगा बिजनेस में, सब बांट दिया जाएगा। दूसरा, इसकी अजम्पशन होती है इरिन्यूएबल डेट। ठीक है ना। अब ये दो अजम्पशन जो है ना, आप देखें, तीसरी भी एक अजम्पशन होती है, मगर मेन दो अजम्पशन है। ये दो अजम्पशन ऐसी हैं जो आप देखेंगे प्रैक्टिकली ज्यादा जगहों में फॉलो नहीं हो रही होती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा बिल्कुल कि सीएपीएम और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे ज्यादा फोकस करिएगा पेपर पे, इन दो में से किसी एक पे। मगर ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं यूज होता, ये यूज हो सकता है अगर वो बोलते हैं एमएम यूज हो रहा है, या वो इस तरह की बातें करते, गियर अनगियर इस तरह की बातें करने शुरू कर दे केई से रिलेटेड, तो लग जाएगा हाँ यार बातें कुछ हो रही हैं, केई ऑफ गियर, केई ऑफ अनगियर। मगर आप खुद से अगर लगाने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ये मैं आपको एक पत्ते की बात बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा 100% पे आउट रेशियो का मतलब नहीं कंपनी डिसॉल्व क्यों होगी अब्दुल खालिद। कंपनी ने जितना कमाया सब डिविडेंड में दे दिया, अगले साल वापस कमाएगी, वापस डिविडेंड दे देगी, क्या हुआ, खैर हो गई। भाई अब्दुल खालिद, ये बिल्कुल उस तरह है कि एक ओनर जो है
या एक बंदा सैलरी में सारी खर्च कर देता है, कुछ बचाता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे बंदा जो कोलैप्स कर जाएगा, वो अपनी सैलरी सारी उड़ा देता है, मगर कम से कम ये है कि महीने के आखिर तक चल जाती है उसकी सैलरी, तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, बस ये है कि उसको हर महीने कमाना पड़ेगा। तो कंपनी का भी यही है कि कंपनी को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, अगर 100% पे आउट रेशियो है तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, वरना शेयरहोल्डर नाराज हो जाएगा। बहरहाल ये सही बात है, अजम्पशन इतनी आसान नहीं होती, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर में आप खुद से एमएम नहीं लगाना, फंस जाओगे। तो ये कुछ और फॉर्मूले एमएम के विद टेक्स्ट के, वैक ऑफ गियर इक्वल टू वैक ऑफ वन गियर वन माइनस डी टी अपॉन ई प्लस डी। डीटी का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जी, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, डीटी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वो भी मैं इस पर बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये कुछ आई कैप के सवाल है नीचे, ये कॉन्सेप्ट डीटी पूरा इलेबोरेट किया हुआ है, डीटी बना कैसे है, ये पूरा प्रूफ किया हुआ है डीटी कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, ये डीटी पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे केडी केडी कट जाता है तो डीटी आता है, ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है डेरिवेशन। खैर अभी टाइम नहीं है, इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो डीटी इक्विटी का पार्ट बनता है, ये ध्यान में रहेगा, डीटी इक्विटी का पार्ट बनता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बीटा इक्विटी एमएम से नहीं आता, बीटा इक्विटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो थ्योरी से आता है, आसिफ पोर्टफोलियो थ्योरी से आता है। बिल्कुल डेट, एग्जैक्टली बिल्कुल, मसला यही है आफ्ताब के प्रैक्टिकली, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट है। परपेचुइटी का मतलब है, इसीलिए हम कह रहे हैं इरेनीबल डेट, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको पता है इरेनीबल डेट कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, मगर बहुत कम होता है, तो इसीलिए एमएम दुनिया में बहुत कम यूज होता है। पेपर में बोलेगा तो यूज करिएगा, वरना यूज नहीं करिएगा। और D1 - T का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है, डीटी इक्विटी का पार्ट बनता है, क्योंकि जो भी सेविंग होती है वो इक्विटी वालों की होती है। ये दो सवाल जरूर देख के जाइएगा, ये बहुत अच्छे सवाल है, जालेब और जावेद, नाम भी एक जैसे हैं और काम भी एक जैसे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यील्ड कर्व क्या होता है, जल्दी से बस ओरली बात कर लेते हैं। यील्ड कर्व ये कहता है कि भाई आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे को आप 1 साल का लोन दें, उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे, या 10 साल का लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? वैसे तो सूद आपको पता है हराम है, अल्लाह रसूल से जाएंगे, हमें खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, और पेपर पास करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है। मुझे एक बात बता दें कि आप 1 साल वाले को देखते हैं कि ज्यादा सूद पे करेगा, या 10 साल वाला ज्यादा सूद पे करेगा? रेट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स की बात नहीं कर रहा। कहाँ रिस्क ज्यादा है सामने वाली पार्टी का, बैंक का कहाँ रिस्क ज्यादा है? बैंक किसी को लोन देते हुए कहाँ घबराएगा, 1 साल वाले में या 10 साल वाले में? जाहिर सी बात है 10 साल वाले में रिस्क ज्यादा है कि बंदे की डेथ हो सकती है, खुदा ना खास्ता बंदा मुल्क छोड़ के जा सकता है, बंदा बैंकरप्ट हो सकता है, बंदा इनसेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बंदे के साथ। 10 साल में रिस्क ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करेगा, ज्यादा रिटर्न चार्ज, ज्यादा रेट चार्ज करेगा ना यार। तो यही चीज बस यील्ड कर्व में नजर आ रही है कि जितना ज्यादा लंबा लोन होगा, जितनी देर बाद पैसे वापस करने होंगे, उतना परसेंटेज इंटरेस्ट का बढ़ जाएगा। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? हसनैन हो सकता है बता देगा वो सवाल में। ऐसा ही हो रहा है कि जितना लंबा लोन होगा उतना आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता जाएगा। 1 साल का उसने 10% कोट किया है, तो 5 साल बाद का लेट से वो 12% कह रहा है, 20 साल बाद का वो लेट से 13% कह रहा है, 25 साल बाद का वो लेट 16% कह रहा है। तो आप देखते जाएं कि प्रैक्टिकली जितनी देर में कोई पैसे देगा, उतना रेट ज्यादा है, उतना आपको रेट बढ़ता नजर आएगा। तो इस पे भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। अच्छा, इसका बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट ना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यील्ड कर्व का, ये आपको पता है कहाँ पूछा है इसने? ये देखो, ये सवाल है, ये जरूर देख के जाइएगा। इसमें यील्ड कर्व के इसने मिलाया हुआ है, ये फॉरेक्स के अंदर भी एक दफा में मिलाया हुआ था और यहाँ भी मिलाया हुआ है, ये वाला सवाल। सुपर इसका है, समर 21 क्वेश्चन नंबर 5। ये हम नॉर्मल सोल्यूशन में करते हैं, वैसे होमवर्क लिखा है मगर क्लास में कर लेते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। AAA रेटिंग, AA रेटिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बातें हो रही हैं, यील्ड कर्व का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। इन्वर्स रिलेशनशिप बता देता हूँ। इन्वर्स यील्ड का भी होता है कि अब जैसे हमारे मुल्क में इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, तो बाद में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट सबको पता था गिरेंगे, फ्यूचर ईयर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो उस केस में नेगेटिव यील्ड का भी बनता है, ये रहा। मगर ये बहुत उस वक्त बनेगा जब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने का चांस है, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ही चांस होता है। हमारे मुल्क में अलग मसला था कि वो बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से जो है ना, क्या कहते हैं, कमी होना था अब तो। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, यील्ड कर्व पे हमने बात कर ली है। वैक पास पेपर पे हम नहीं आज काम कर सकते, अल्लाह का शुक्र है वैक के अच्छे खासे पास पेपर अपने क्लास में निपटाए हैं, पुराने भी हैं, कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ लॉजिकल भी हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं। खैर इस पे आज रिवीजन में